2 दिन बाद अमरा की शाम में रात के खाने की परेशानी या फिर लोड शेडिंग का हिसाब करते नहीं गुजरती, बल्कि उनकी शामें तो किसी स्पोर्ट्स क्लब, शूटिंग क्लब, किसी किटी पार्टी, किसी गेट टुगेदर में दुनिया के आला पकवान खाते, नए नए मशरूब पीते हुए गुजरती हैं। और अगर ये भी ना बन सका तो उनके महल जैसे घरों के बावर्ची खाने खाने की अंगेज खुशबुओं से भर जाते हैं। अच्छे पकवान, सादा खाने दोनों इल्यूशन हैं। अगर घर की चार दीवारी में सुकून है तो इतने पकवान छोड़कर घर की दाल रोटी भी मज़ा देती है। खैर, मुआशरे की ये तल्ख हक़ाइक़ छोड़ अमरा की शामों का जायज़ा लेने निकलो तो एक स्पोर्ट्स क्लब में म्यूज़िक के अच्छे हाथ से शोर के दरमियान 2 लोग खड़े दिखाई देंगे। मुझे लगा था तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। स्याह रंग की टी शर्ट के साथ स्याही पैंट पहने वो वॉलीबॉल नुमा एक बॉल हाथ में लिए रोल पिन्स का निशाना लेते हुए बोला। उसकी नज़रों की सेट में रोल पिन सेट थी, बीच में एक सीधा लंबा ट्रैक, उसके साथ खड़े मेरी के सामने कोई और हाथ था। माफ़ी के लिए पहले मुझे मेरा कसूर पता होना चाहिए। वो दोनों कमर के बल एक साथ झुके, एक सांस, दोनों की नज़रों ने निशाना ताक लिया। 2 सांस, उन्होंने एक एक कदम पीछे लिया। तीसरी सांस, एक हाथ पीछे कमर पे बांधे, उन दोनों ने एक साथ बॉल को उस सीधी रोश पे पिंस की तरफ उछाला। तुमने उस रोज़ मेरे ऑफिस में बदतमीजी की थी। गैस का निशाना परफेक्ट था, सारी की सारी पिंस एक साथ गिरे। मेहंदी का निशाना कच्चा, कुछ पिंस गिर गए, कुछ रह गए। गैस जीत गया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शुरुआत तुमने की थी। उससे हथेली का पंजा बनाकर गैस के पंजे से मिलाया, एक हाथ से उसके सीने पर शाबाशी दी। तुम भी माफ़ी मांगो, मैं भी मांग लेता हूँ। आफ्टर ऑल हम दोनों भाई हैं। वो सहूलत से कहते हुए स्टूल पे आ बैठा। गैस भी उसके सामने उसी तर्ज के एक स्टूल पे बैठा। चंद लम्हे वो मेहंदी को देखता रहा, खामोश जांचती नजरें। तुम ऐसे नहीं थे मेरी, क्या है जो बदल गया है? वो संजीदा था। साथ खड़े मुलाजिम ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई, जिससे वो थाम गया। कुछ नहीं बदला गैस, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, रिलैक्स रहो। वो मोबाइल की स्क्रीन पे नसें जमाए हुए बोला। जाने क्यों मगर हाथों में लर्जिश थी। उसे खौफ था गैस कुछ कह देगा, कुछ ऐसा कि वो ठह जाए। मैं थोड़ा सख्त हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ सख्त नहीं, तुम अक्खड़, बेपरवाह और दोस्तों के जज्बात की कदर न करने वाले भी हो। गैस से आंखें बंद करके खोली, ढेर सारा सब किया और बात वहीं से शुरू की जहाँ से काटी गई थी। लेकिन उसके पीछे वजूहत है। वक्त अच्छा नहीं था, उससे मेरे अंदर तलखियाँ भर दी। मुझे उन तमाम ताइशों के लिए लड़ना पड़ा। मुझे हमारे हक, हम सब के लिए लड़ना पड़ा। मैं क्या, मेरा तुम सब पे इतना हक नहीं कि तुम लोग मेरी ज़रा सी कड़वी बातों को दरगुजर कर जाओ। आखिर में उससे अपने अल्फाज पे जोर दिया था। उसका विक्टिम कार्ड हमेशा काम आता था। ये तुम्हारा फ़र्ज था गैस, और अगर तुम नहीं करना चाहते थे तो ना करते। मैं करता। उससे चेहरा मोबाइल से निकाला। तुम करते। वो गुमसुम सा बड़बड़ाया। हाँ, मैं करता। शायद मैं तुम्हारी तरह सब कुछ वापस ना ले पाता, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर वापस लाता। और अगर वो भी ना ले पाता तो जो मेरा है उस पे ऐश करने में उन्हें भी ना देता। मैं ये कर सकता था, कर सकता हूँ। खानदान, खून, हफ्तीपन एक ही है हमारा। उसे सर झटका। गैस अब भी यकटक उसका चेहरा दिख रहा था, बगैर पलक झपके। यानी वो उसकी सारी रियासतों के ऊपर मिट्टी डाल रहा था। क्या सारा खानदान यही करेगा? उससे खौफ आया। तुम हम दोनों के दरमियान मुकाबला कर रहे हो। हम भाई हैं बेटी। हमारी बेबसी की उससे मुठ्ठियां भींच लीं, बाजू की नसें भड़क रही थीं। बेटी ने सादगी से उसे देखा। बुरा लग रहा है ना? और मैं जो 15 साल से ये मुकाबलेबाजी, ये ताने, ये सब सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम बहुत झेल रहे हो, तुम बहुत दुखी हो। लेकिन ये इल्यूजन ख़त्म होने पे मैंने जाना, दर्द, तकलीफ, ज़ख्म हम दोनों के एक जैसे हैं। बिस्मिल तो हम दोनों हैं। बाप अगर तुम्हारा मरा तो मेरा भी मरा था। मेरे पाप का कोई कसूर नहीं था। शदीद गैस से उसकी आवाज़ कांपने लगी। मेरी असल ये बगैर कहता रहा। मैं तो एक अरसे तक तुम्हें प्लीज़ करने के लिए, तुम्हें कंफर्ट देने के लिए पंचिंग बैग बनता रहा, लेकिन अब नहीं। तुम्हें याद रखना चाहिए था कि मैं फैमिली हूँ। फैमिली हर वक्त तुम्हारे लिए पंचिंग बैग का किरदार अदा नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर सका। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, गैस के करीब आकर रुका और फिर धीरे से उसका सर खुद से लगाया, जैसे वो उससे दूर नहीं रह सकता हो, जैसे मोहब्बत पे उसका इख्तियार ना हो। तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हारे हर मसले को अपना समझूंगा, तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी, लेकिन बदले में तुमसे भी यही तवक्का रखूंगा। वो गैस से दूर हुआ,
चंद मिनट वहीं खड़ा उसके जामिद हुए वजूद को देखता रहा। बराबरी गैस, मुझे बराबरी चाहिए। और फिर वो पलट गया। गैस यूं ही बैठा रहा, साकिन नहीं, पुरसोच, शल नहीं, कुछ सोचते हुए, बेकार नहीं, एक नया उलूशन बनाते हुए। उसे यही आता था, वो यही कर सकता था, उसे यही करना था। हॉस्टल की छत पे आज जरा गहमा गहमी सी थी। चारपाई पे सीनियर हाकिम की फोटोग्राफी के ढेर सारे सामान रखे थे। कैमरा स्टैंड पे अटका था और उसके ऐनक में शेसल सिम्पसन हाथ में कोल्ड कॉफ़ी का कप और गोद में लैपटॉप लिए बैठी थी। 2 दिन पहले होने वाली कैस की गुफ्तगू के मुतल्लिक उससे सीनिया से कुछ नहीं कहा था। वो कैसम छोड़ कर आई थी और अब कोई मसला नहीं था। क्या वाकई स्याह ढीले ढाले लिबास में मलबूस वालों का गोल मोल जूड़ा बनाए वो कैमरे का एंगल फिक्स कर रही थी। तुम्हें मेहदी कैसा लगता है? शेजल की आवाज़ पे वो मुड़ी, एक सरसरी नज़र उसे देखा और फिर कैमरे के आगे आंख लगाई। एक हाथ बटन पे था, फोकस अपने गोल पे। कंफर्ट जोन। उसके साथ ही एक क्लिक हुआ। दरख्त की झाड़ियों के पार से पूरे चांद की एक खूबसूरत तस्वीर। और गैस गंभीर। सीने के चेहरे के साविये 1 मिनट में बदल गए। फोकस मुतसलसल हुआ और उंगलियों ने बटन दबाया। वॉर जोन। क्लिक हो गया, मगर धुंधला, गैर वाज़ेह क्लिक। भलाज के बारे में अब तक कोई अता पता नहीं है। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? दो। अब के उससे एंगल बदला, कैमरे को दाएं रुख पे रखा। यहाँ से गंभीर महल नजर आता था, मगर वो ऊंचा था, काफी ऊंचा, शाहाना भी, खूबसूरत भी। तुम मेहदी के साथ भाग जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो बेहद संजीदगी से बोली। कोई फायदा नहीं, वो मेरे साथ नहीं भागेगा। उससे कैमरा जूम किया और जूम और ज़्यादा जूम, और यहाँ उसे गंभीर महल की दूसरी मंजिल की बैल्कोनी में खड़ा मेहदी नजर आया। उसके हाथ में सिगरेट था, जिसकी कश लेते हुए वो मोबाइल पे उंगलियां चला रहा था। सीनिया को उसके सिगरेट से सख्त चिढ़ थी। तुम कोशिश तो करो, शायद वो भागने में तैयार हो जाए। मैं खाली हाथ नहीं भेज रही, साथ में कुछ जेवर और कैश भी दूंगी। क्यों? तुमने मुझे गोद लिया है या मेहदी को सास होने का शर्फ बख्श रही हो? इलाफी तवक्का आज वो चीखी चिल्लाई नहीं। बड़ी ही कोशिश से वो खुद को नॉर्मल रखे हुए थी। बैल्कोनी में खड़ा मर्द अब भी अपने मशगले में मसरूफ था। उससे मोबाइल रखकर अब चाय का कप उठा लिया था और बैल्कोनी में आकर खड़ा हुआ। गोद नहीं लिया, लेकिन खतरे के जो बादल मुझे नजर आ रहे हैं उसके पेश नज़र तुम दोनों को भाग जाना चाहिए। वो अपनी रूम में कह गई। सीनियर ने ध्यान नहीं दिया। बल्कि रुको, मैं मेहदी से ही पूछ लेती हूँ। उससे साथ रखे स्टूल पर से अपना मोबाइल उठा लिया। दूसरी तरफ सीनियर ने कैमरे का एंगल, फिल्टर और जूम फिक्स कर लिया। शहद रंग बाल जूड़े से खुलकर पुश पर फैल गए। पूरे चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती थी तो वो कोई अप्सरा ही लगती थी। उससे मेरी गंभीर की तस्वीर उतारना शुरू कर दी। उसका हर हर तासुर कैमरे में कैद होने लगा था। उसी पल सीनियर ने उसे मोबाइल कान से लगाते हुए देखा। हाँ, मैं शेजल बात कर रही हूँ। अपने दाने रूस से आती आवाज़ पे सीनियर मुताज्जिब हुई। क्या मतलब? वो वाकई कॉल कर चुकी थी। मुझे तुमसे पूछना था, क्या तुम जीनिया के साथ भागना चाहोगे? टेक्निकली तो ये हलाल भागना हुआ। तुम। मेरी गंभीर के मुंह से चाय फवारे की मानिंद बाहर निकली थी। वो बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। शेजल ने स्पीकर ऑन करके मोबाइल सीनिया को दिखाया। ये देखो, लड़का हंस रहा है, यानी राजी है। सामान पैक करें? ऑफर अच्छी है, अगर जीनिया खुद दे तो मैं इनकार नहीं कर सकूंगा। उससे बामुश्किल अपनी हंसी पे काबू पाया। सीनिया को बेख्तियार हफ्फत होने लगी। वो हक्का बक्का से उन दोनों को एक दूसरे को दी जाने वाली ऑफर सुन रही थी। हाँ हाँ, उससे भी बात हुई है मेरी। उसे लगता है तुम उसके साथ नहीं भागोगे। वो तो खुद तुमसे पूछना। जीनिया ने आगे बढ़कर मोबाइल उसके हाथ से झपट दिया। हेलो, मैं जीनिया बात कर रही हूँ। उससे शेजर को खा जाने वाली नसों से घूरते हुए कहा। मेरी मुस्कुराया। तुम्हें और तुम्हारी आवाज़ को तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वो सादगी से बोला, फिर रुका। वैसे शेजल बता रही थी कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ घर से भागने पर राजी नहीं हूँगा। ऐसे भी क्या बदगुमानी यार, एक बार पूछ ही लेती। जीनिया का चेहरा सुर्ख हुआ। उससे दांत कचकचाते हुए शेजल को देखा। वैसे तुम्हें कुछ पूछना भी था, पूछो पूछो। जाहिर है भागने से पहले पूरी तसल्ली करनी होती है। साफ जाहिर था वो उसकी हालत का हाथ उठा रहा है। बैल्कोनी में खड़े हुए उससे बेख्तियार जीनिया को देखने की चाह हुई। वैसे अगर मेरे भागने की स्पीड का पूछना है तो मैं बहुत अच्छा भाग लेता हूँ। इससे पहले कितनी लड़कियों के साथ भाग चुके हैं? वो सुलग कर बोली। मेरे साथ तो कई लड़कियां भागना चाहती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रिजर्व रहा हूँ, रहूंगा।
जब तुम्हारा मूड हो कॉल मी। अब की सीनियर ने देखा वो मोबाइल कान से उतारे हंस रहा था, बाकायदा गर्दन झुकाए मुंह पर हाथ रख के हंस रहा था। मुझे आपके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लफ्ज़ भागने इस्तेमाल ना कर सकी। जाने में नहीं, भागने में तो होगा। जीनिया ने मोबाइल कान से हटाकर उसे घुरा। ज़्यादा फ्री हो रहे हैं आप, ब्लॉक होना है क्या? वो अपनी असली दबंग अंदाज में लौट आई। मेरी ने मुस्कुराहट दबाई। एक फ़ायदा भागने का ये भी है कि ये ब्लॉक अनब्लॉक का सीन खत्म, लाइव चैट होगी फिर तो। मेरी अब की वो जरा जता कर बोली तो वो चुप हो गया। साथ साथ शेसल के इशारे उसे अलग खौफ में मुब्तला किए देते थे। वो उनकी भलाई ले रही थी, ऐसे जैसे सीनिया बेटी हो और मेरी दामाद। काश वो गैस को कहीं दूर छोड़कर आ सकती। मुझे आपसे डेट्स के बारे में पूछना था दरअसल। वैसे तो मैं कभी डेट पर नहीं गया, लेकिन तुम जब चाहो ले जाओ। वैसे तुम्हारे साथ जाऊंगा तो हलाल डेट होगी ना। मैं जीने ने जब्त किया। आपकी तस्वीर आपको एडिट करके भेजनी थी, उनके लिए तारीख पूछना चाहती थी। कब तक चाहिए? मत भेजो, जब भाग ही रहे हैं तो सामने आकर ले लूंगा। ये ईमेल का कैसा तकल्लुफ। मेहदी मैं सीरियस हूँ। इसी हफ्ते वीकेंड से पहले। वो भी संजीदा हो गया। तस्वीर के मुतालिक एक दो मज़ीद बातें बताकर सीने ने कॉल काटी, साथ उसे ब्लॉक भी किया। पीछे से इंस्टाग्राम खोलकर उसे वहाँ से भी ब्लॉक किया। अब जाकर सुकून आया। उसके कानों से अब तक धुआं निकल रहा था। हद है शेजल, हर चीज़ की हद होती है यार। वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? जीने को बेतरह तब चढ़ी। शेजल ने गहरी सांस ली और नसें आसमान पर टिका दी। उसकी आंखों में बेख्तियार मलाल सदर आया था। मैं एक तूफान से वाकिफ हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ तुम उससे पहले अपनी हिफाजत का सामान कर लो। काश वो सीनिया को बता सकती, मगर वो जानती थी उसे बताने से बात मजीद भी कर सकती थी। चंद घंटे कबल गैस गंभीर से आ रेंज रोवर गाड़ी सड़क पे फराटे भर रही थी। गाड़ी के अगली नशिस्त पे गैस गंभीर बैठा था। मेरी ड्राइव कर रहा था और मीरा एजल को गोद में लिए पीछे सीट पे बैठी थी। उसकी रंगत फूची फूची सी थी। अपना घर छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान काम नहीं हुआ करता। हजारों वहमे थे, हजार हर्षे थे जिन्होंने उसके दिल को जकड़ लिया था। मुहिब को पता लग चुका था कि वो पाकिस्तान आ गई है और अब वो कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा था, मैसेजेस में गालियां बक रहा था और उसे संगीन नताइज की धमकियां दे रहा था। खौफ था कि क्या वो मोबाइल ऑफ नहीं कर पा रही थी, वो मैसेजेस को देखना नहीं छोड़ रही थी। टॉक्सिक ताल्लुक में फंसे लोगों का अलमिया होता है कि वो उत पे कीचड़ पड़ने देते हैं, समातों को तंज भरे जुमलों से जख्मी करते रहते हैं। एक जहर भरा ताल्लुक दूर कहीं उनके दिमाग में ये बात बिठा देता है कि वो उसी के हकदार थे। अपना फ़ोन देना प्लीज़। कैसे? सामने सड़क को देखते हुए हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया। मेरा कुछ नपासा हुआ, मगर वो फ़ोन उसे दे चुकी थी। उसी पल मोहिब की कॉल दोबारा आने लगी। कैसे कॉल उठा ली। मेरा आगे को हुई, मगर वो हाथ उठाकर उसे पास रहने को कह चुका था। कैस गंभीर बात कर रहा हूँ, कैसे हो मोहब। वो शायद सामने से कुछ कह रहा था, शदीद गैस के आलम में। हाँ, मीरा बिल्कुल बाहिफाजत हमारे पास आ चुकी है और इस वक्त गाड़ी की पिछली सीट पर मेरे साथ मौजूद है। और तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारा हर कदम मीरा के खिलाफ नहीं, गंभीर के खिलाफ होगा। सोच समझ कर करना, जो भी कर लो। ओके। मोहिब एक बार फिर गालियां पकने लगा था, पुलिस और मीडिया की धमकियां देने लगा था। कैसे उसकी पूरी बात सुने बगैर कॉल काट दी, मोबाइल ऑफ किया और उसे स्टोरेज बॉक्स में डाल दिया। साथ एक दूसरा मोबाइल निकाला, उसे ऑन किया और पीछे मीरा की तरफ बढ़ाया। वो चुपचाप बैठी रही। अब से तुम ये फ़ोन इस्तेमाल करोगी और इसमें तुम्हारी ज़रूरत के तमाम नंबर सेव हैं। तुम अपनी सोशल लाइफ भी दोबारा शुरू कर सकती हो। हाँ, बस इसमें तुम्हारे शोहर का कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वो दांसा बलूची में कह रहा था। एसल की सुन लेने का खौफ था। मीरा ने महज सा हिला दिया। वो इस वक्त कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। उसकी सोचें मुंतशिर थी, हरकत जामिद। एसल को किसी मताए हयात की तरह सीने से लगाए वो गाड़ी की शीशों के पार देख रही थी। मेरी या गैस में से किसी ने भी एसल को उससे लेने की कोशिश नहीं की थी। वो एक माँ थी और माँओं के लिए इतने बड़े फैसले मुश्किल होते हैं। घर आ गया तुम्हारा। मेरी ने एक जगह गाड़ी रोकी। मीरा ने चौंक कर अपने अतराफ में देखा। ये गंभीर महल नहीं था। एजल ने भी उसके सीने से सर निकाला और गाड़ी से बाहर नसें दौड़ाई। लेकिन ये तो तुम्हारा घर नहीं है गैस। एजल ने सीधा उसे ही मुखातिब कर लिया था। उससे मुड़कर नहीं देखा। शायद वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। ये घर अब्बा ने लिया था जब हम छोटे थे।
मेहदी भी बलोची में बोला। ये घर अब्बा ने तुम्हारे लिए लिया था। मैं तुम्हें गंभीर महल नहीं लेकर जाना चाहता। मैं तुम्हारी हदूद का ख्याल रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे इस भाई के ख्यालात हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। कैस फौरन बोला। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे आसरे आ गई हो तो ये गलत सोच होगी। तुम कैस से अपनी बेटी को दूर रखना चाहती थी, तो तुम अब भी रख सकती हो, जैसे कि तुम रख लोगी। वो एक बार फिर इस सजाई अंदाज से बोला। मेहदी ने सब किया। तुम गंभीर महल आ सकती हो, कभी भी किसी भी वक्त, थोड़ी देर के लिए या फिर हमेशा के लिए। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि अब हमारे साथ रहना तुम्हारी मजबूरी है। तुम आज़ाद हो। वो कहकर खामोश हुआ, मगर मुड़कर नहीं देखा। दिल से वो भी नहीं चाहता था कि मीरा उससे अलग रहे। मैं कुछ दिन यहाँ इसी घर में रहना चाहती हूँ, वो बिलाखिर हिम्मत करके बोली। एसल हवनकों की तरह इस गैर शनासा जुबान को सुन रही थी। चचा, अनीसा और तुम सबके साथ फिलहाल मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, और ना एसल। ये एक इंतहाई बेकार और फजूल फैसला है। कैसे बिला तामुल मशवरा दिया। मीरा ने होंठ काटे। वो कंफ्यूज होने लगी थी। मैं कुछ दिन बाद शायद गंभीर महल आ जाऊं। जब कुछ दिन बाद आना ही है तो अभी क्यों नहीं? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? अगर मोहब ने इस घर पे हमला करवा दिया तो? अगर तुम्हारे ससुराल वाले आ गए यहाँ और एजल को तुमसे छीन लिया तो क्या करोगी? वो बुरी तरह चिढ़कर बोला। चीज़ें उसकी मर्जी से ना हो तो उसका पारा यूं ही आसमान को छूने लगता था। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इलाका बिल्कुल महफूज है। इसके अलावा तुम्हारे घर के बाहर सिक्योरिटी रहेगी और बाहर आने जाने के लिए गार्ड्स भी। जब तक मैं हूँ, मोहब का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। मीरा की तरफ से दरवाज़ा खोला और उसके आगे बाजू फैलाए उससे एसिल पे अपनी गिरफ्त ढीली छोड़ दी। वो लपक कर मेरी के कंधे से लिपट गई। मेरी ने उसका सर चूम कर उसे सीने से लगाया और झुक कर मीरा के आगे अपना हाथ किया। वो उसके हाथ पर हाथ रखती बाहर निकल आई। बस मुझे विलन बनाने का मौका मिल जाए इन्हें। वो बड़बड़ाते हुए अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया और डिक्की से उसके बैग निकाले। वो छोटे छोटे बैग से वो अपने साथ बस कपड़े लाई थी। अब वो चारों एक साथ घर में दाखिल हो रहे थे। मेरी उसे घर के मुतालिक सब कुछ बता रहा था। कैस मोबाइल कान से लगाए उसके लिए घर में मुलाजिम का इंतज़ाम कर रहा था। मीरा की कैफियत समझ से बाहर थी। वो परेशान थी, खौफजदा भी, खुश भी और शायद अफसरदा भी। अपना घर छोड़ना औरत के लिए आसान नहीं हुआ करता। एक हफ्ता बाद हाकिम नवाब के छोटे से घर में रौनक उतरी थी। बशर और रूज के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी। 2 दिन कल जब बशर हाकिम ने अपनी मताए हयात को अपने हाथों में पहली बार लिया, उससे मालूम हुआ वो आज मुकम्मल हो गया है। जिंदगी से अगर उसे कोई गम, कोई मसाइल रहे थे, तो आज वो सब कहीं बहुत दूर चले गए। वो महबूद सा कई लम्हे उसे बाजुओं में भरे हुए खड़ा रहा। उससे इल्हाम हुआ था कि आज से वो उस बच्ची का मुहाफिज है। औलाद बड़ी नेमत होती है। बशर हाकिम उस नेमत के लिए जाकर भी शुक्रिया अदा ना कर पाता। वो पहली फ़ोन कॉल पे भागम भाग गवादर आई थी। बशर के कमरे में रश सा था। सीनिया भी थोड़ी देर पहले ही आई थी। हाकिम नवाब, गूंज और अमीना बेगम सब वहीं जमा थे। हर एक बच्ची को अपने हाथों में लेना चाहता था। अरूज के घर से बस उसकी माँ आई थी। जीनिया और बलाश के रिश्ते की वजह से जो तलही उनके दरमियान थी, वो उन्होंने साइल करने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद कमरा खाली होता गया। सीनिया बेड की बाइनेटी की तरफ बैठी बच्ची को गोद में लिए हुए थी। रूज ने पलंग से टेक लगा रखी थी और सीनिया को देखते हुए आज उसे गुस्सा नहीं आया, आज उसे बुरा नहीं लगा। वो बस उसे देखती रही। इसका नाम क्या रखोगी? वो बच्ची के चेहरे पर नसें जमाए रूज से पूछ रही थी। तुम बताओ क्या रखें? जीनिया ने हैरत से सर उठाया। तुम लोगों ने अभी तक नाम नहीं सोचा? 9 महीने क्या किया? सैनब, ये नाम सोचा था मैंने। वो अब भी सीनिया को देख रही थी यकटक। लेकिन बशर शायद कोई और नाम रखे। सैनब, सीनिया धीरे से बड़बड़ाई, फिर झुककर बच्ची के गाल चूमे। उससे आज तक कोई बच्चा इतना प्यारा नहीं लगा था। ये बहुत प्यारी है, नाजुक भी। इसकी आंखें मुझ पे गई हैं। वो उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेने लगी। तुम इसके बाल लंबे रखना, कटवाना मत। वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहती थी। और तुम्हारे अपने बच्चे, उनके बारे में क्या ख्याल है? जीने की मुस्कुराहट सिमट गई, हाथों की हरकत भी सुस्त हुई। मेरे उनके लिए भी बहुत प्लान्स हैं। मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। तुम वाकई माँ बनना भी चाहती हो? कौन सी औरत नहीं चाहती होगी? अब के सीने ने गर्दन उठाई और रूज की आंखों में देखा। मुझे बच्चे पसंद हैं, मेरे अपने बच्चे भी होंगे।
मैं उनके लिए सारी दुनिया एक कर दूंगी। और वो चंद लम्हे अजीब सी नजरों से उसे देखती रही। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती सैनी। यहाँ तुम करियर की बात करती हो, वहाँ तुम घरदारी शोहर की बात करती हो, यहाँ तुम ऑफिस मीटिंग्स की बात करती हो, और फिर तुम बच्चे पैदा करने की बात करती हो। क्या तुम अपनी जिंदगी या फैसलों के बारे में श्योर नहीं हो? जीनिया उसे देखती रही। ये रूज का चेहरा नहीं था, ये मुआशरा था जिसे उसे हर दफा जवाब देना था। मैं 200% श्योर हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे फैसले, मेरी तरजीहात क्या हैं। हम मिडिल क्लास लड़कियां हैं। हमें पैदा होते ही ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने घर के मर्द को कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे खुश रखना है, उसके लिए क्या क्या करना है। अगर हमें शुरू से दायरे से हटाकर हमारे अपने मेवर के गिर्द घुमाया जाए, हमें मर्द की ताकत की बजाय हमारी अपनी ताकत का बताया जाए, तो सब आसान है। शादी करके घर बैठना भी, और शादी करके जॉब करना भी, बच्चे पैदा करना भी, और उनको पालना भी मुश्किल नहीं है। उरूज के सवाल पे उसके लब होली से एक मुस्कुराहट में ढल गए। जैसे कि मैंने कहा, अगर हमें मर्द के दायरे से हटाकर हमारे अपने महवर में घुमाया जाए, तो हमें मालूम होगा हमारी कमजोरी क्या है, हम क्या हैं, हमने कब किस किस्म के हालात को किस तरह हैंडल करना है। अलमिया ये है कि हम हर मसले को ऐसे हल करते हैं जैसे हमारे घर का मर्द चाहता हो। वो बोलते बोलते रुकी, आंखें छोटी हुई। बचपन में तुमने हॉरर फिल्में देखी थी? उनमें अगर कोई आसेब सदा हो जाता था, तो उसका हर काम हर अमल वह आसेब तय करता था। कई बार हमारे मुआशरे में मर्द को एक आसेब की तरह चिमटा दिया जाता है। वो जो चाहे करवाए, जैसे चाहे रखे, जैसा चाहे सलूक करे। अगर औरत को उसके लिए कुछ सिखाया जाए, तो चीज़ें मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। फिर तुम क्या चाहती हो, मर्द के खिलाफ चले जाए? नहीं, मगर कम अज कम अपने हक में तो जाए। कोई माँ तो किसी बेटी को ये सिखाए कि उसमें सबसे ज़्यादा हक उसका है। कोई माँ तो बेटी को बाप के गुस्से से डराने की बजाय उसका हुनर निखारने के लिए घर के काम सिखाए। ससुराल को राज़ी करने के अलावा उनकी रेपुटेशन बेहतर बनाने के लिए पहनना ओढ़ना सिखाए। मिडिल क्लास लड़कियों के साथ बड़ी ज्यादती की जाती है। घर के मर्द के गुस्से, डांट और नाराज़गी से डराकर उसका मुंह इतना बंद करवाया जाता है कि वो बाहर निकलकर बोल ही नहीं पाती। हक की बात करते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ाती है। राय पेश करते हुए उससे खौफ आता है। लोगों को समझना होगा कि बेटी मजबूत होगी तो नस्ल मजबूत होगी। माओ को ये सिखाना चाहिए। आदत के बरखिलाफ वो सादा बोल गई। उरूज ने इस सजाया सर को झटका। आजकल कौन सी माँ ये सब सिखाती है? मैं सिखाऊंगी। जीनिया ने उसकी बात काटी। मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगी कि उसके हकूक क्या है, और मैं अपने बेटे को बताऊंगी कि मर्द क्या होता है। किसी न किसी को तो शुरुआत करनी है ना, मैं करूंगी। उरूज ने सर झटका। ज़ैनब अब रोने लगी थी। जीनिया ने उसे कंधे से लगाया और बहुत नरमी से, बेहद मलाइमत से उसके पीठ पे हाथ फेरने लगी। बच्ची को सुकून मिलने लगा था। भला आज तुम्हारे साथ कैसा था ज़ैनी? जीनिया ने उसे नहीं देखा। मैं उसे अच्छा या बुरा नहीं कहूँगी उरूज, लेकिन वो जितना अरसा मेरे साथ राब्ते में रहा, मुझे पूरी तरह से ये एहसास हुआ कि उसे बीवी नहीं, एक परफेक्शनिस्ट औरत चाहिए थी, जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर बच्चे को संभाले और कोई शिकायत ना करे, और अगर करे तो उसे उसका माजी याद दिला दो जिसमें उसकी एक मंगनी टूट गई थी। बोलते हुए उससे निगाहें उठाकर उरूज को देखा। उरूज की आंखें गीली थीं। उसे अपना भाई शिद्दत से याद आ रहा था। उससे मुझे अंगूठी पहनाई तो जिताया कि अब्दुल्ला ने 23 साल मुझे कोई जेवर नहीं दिया। हमारा कोई झगड़ा हुआ तो उसे लगा कि मैं अपने पिछले मंगेतर को याद करती हूँ। मेरा करियर और मेरा इस्लामाबाद जाना उसे याद नहीं रहा। उसे लगा ये सब अब्दुल्ला के लिए है। तो क्या ये अब्दुल्ला के लिए नहीं था? वो उसकी बात काट कर बोली, सारी दुनिया छोड़कर तुम उस शहर क्यों गई जहाँ अब्दुल्ला रहता है? तुम्हें अब्दुल्ला से मोहब्बत थी ना? अव्वल तो ये महज एक अंदाज़ा है कि अब्दुल्ला का ख़ानदान इस्लामाबाद में है। दो, मुझे मोहब्बत का नहीं पता, मगर अब्दुल्ला मेरा कंफर्ट जोन था। उसकी सुनहरी आंखों में लिखा था, वो सच कह रही है। मुझे उसके ख्याल से मोहब्बत थी। मुझे क्रिंज कहो या बेवकूफ़, लेकिन मेरे नज़दीक अब्दुल्ला का एक स्केच था, ट्रोमाटाइज मगर मेहरबान। वो गार नुमा रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेहंदी की रंगत सफ़ेद पड़ रही थी, मगर वो जीनिया को यहाँ बुलाने पे पछताया। वो उसके लिए फ़िक्रमंद था। वो जीनिया के साथ मेहरबान था, नाराज़ मगर नरम। वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर उस पर चीख रही थी, रो रही थी, उससे बुरा भला कह रही थी, मगर अगले दिन वो उसके पास वापस आ गया था, नाराज़ मगर मेहरबान, एडमायरर मगर अडोरेबल। वो कैफ़े में मौजूद थे।
एक दुनिया थी जो मेरी गंभीर के आगे पीछे थी, मगर वो सैनी के हाथ पकड़े बैठा उसे उसकी वक़्त बता रहा था। शायद वो ऐसा है, शायद नहीं। आज 24 साला उम्र में पहली दफ़ा मुझे उसके लिए किसी किस्म का तजस्सुस नहीं रहा। अब्दुल्ला अब मेरे लिए नो वन है। मैं इस्लामाबाद उसके लिए नहीं गई थी, मगर हाँ, मैं उससे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगी, ताकि मैं उसे बताऊँ कि उसके हज़ारों में ज़ीनिया को खोना भी शामिल हो चुका है। ज़ैनब शायद सो गई थी। ज़ीनिया ने धीरे से उसे कंधे से जुदा किया और पलंग पे रखे उसके छोटे से बिस्तर में एहतियात से लिटाया, और एक बार फिर महवियत से उसे तकने लगी। वो इतनी प्यारी थी कि बस उससे लगती थी। तुम कभी उससे मिली तो क्या कहोगी? उरूज ने उसके चेहरे को देखकर पूछा। मैं उससे पूछूंगी कि उस पे जो मेरा हक था, उसकी हक तलफी उससे कैसे की, और अगर उससे माफ़ी मांगी। जीनिया मर जाती है, माफ़ नहीं करती। उसके बाद उरूज ने उससे कोई सवाल नहीं किया था। वो थोड़ी देर मज़ीद वहीं बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली गई। उरूज के सवालों ने उसके अंदर एक बार फिर इंतशार भर दिया था। गंभीर महल की किचन में आज कोई खुशबू नहीं थी। आज वहाँ खाना नहीं बना था। आज वहाँ कॉफ़ी की महक भी नहीं थी। आज वहाँ अदरक वाली चाय की भीनी भीनी खुशबू भी नहीं थी। आज कुछ कैसे हो सकता था? आज घर की रोशनियाँ मध्यम थी। मकीनों के चेहरे इस शराब में डूबे थे। बेचैनी सी बेचैनी थी, जिससे गंभीर को अपने हजार में जकड़ रखा था। आज के दिन यही हो सकता था। आज गैस गंभीर को बैठे बिठाए करोड़ों का नुकसान हो गया था। कैसम का दरामद करवाया गया सारा कपड़ा किसी लीगल मसले की वजह से जब्त हो गया था, और उसे करोड़ों रुपए का नुकसान सहना पड़ा। सोने पे सुहागा। कैसम के सबसे बड़े स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, और करोड़ों रुपए की मालियत के महंगे महंगे मलबूसात आगसर हो गए। मीडिया खबरें दिखा रहा था, लोग ट्वीट्स करने लगे थे, और गैस वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गया था। झटका शदीद था, और कम से कम चंद घंटों के अंदर वो उसकी दाब नहीं ला सकता था। किचन की तरफ आओ तो स्लैब से टेक लगाए खड़ा मेरी गंभीर कॉफ़ी फेंट रहा था। चेहरे के तासुरात उसके अंदर की अल्फशार का पता देते थे। दफातन दरवाजे से कोई अंदर आया। मेरी ने नज़र उठाकर देखा। सफ़ेद टी शर्ट के साथ स्याह रंग की जीन्स से मलबूस, लंबे बालों को गोल मोल लपेटे अनीसा पानी की खाली बोतल हाथ में लिए अंदर आई। किसके लिए कॉफ़ी बना रहे हो? बात शुरू करने वाली वही थी। गैस के लिए, उसे ज़रूरत होगी। अनीसा ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसी के अंदाज में स्लैब से कमर लगा ली। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। कितने अरसे बाद तो वो नॉर्मल होने लगा था। उसके लहजे में तासुब था। वो जिस अंदाज से खड़ी थी, उसका बाजू मेहदी के बाजू से मिस हो रहा था। वो नामहसूस अंदाज में फासला बना गया। अनीसा से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तुम्हें पता है, वो शादी करने वाला था। कॉफ़ी का मग मेहदी के हाथ से छूटते हुए बचा। वो करंट खाकर सीधा हुआ। शादी? किससे? कब? अपनी मंगेतर से। और किससे? वही जो बलूचिस्तान में किसी गांव में रहती है। उसकी आंखें फैली। रात सारी से आवाज़ हल्की हुई। तुम जानते हो वो कहाँ रहती है, क्या करती है? तुमसे किसने कहा वो शादी कर रहा है? और तुमने क्या सुना है, मुझे सब बताओ। मेहदी बेचैन हुआ। उसके सीने में चक्कर चलने लगे थे। रह रहकर कैसिम की पार्टी में सीनिया की किसी बात पे हंसा हुआ गैस उसकी आंखों के आगे आता रहा। 3 दिन पहले शायद मैं स्टडी से कोई किताब लेने गई थी, और उसके होंठ हिलने लगे। आवाज़ एक्साइटमेंट से भर गई। आंखों में ढेर सारे तासुरात यकजा हुए। उन होंठों के हिलते उस आवाज़ के बाहर उन तासुरात की जांच लगाने निकलूं तो स्टडी में 2 लोग एक दूसरे के आगे सोफों पर बैठे थे, और तीसरा उनकी दाहिनी तरफ। नेवी ब्लू 3 पीस से मलबूस गैस के चेहरे पे संजीदगी थी, और उसके सामने बैठे बख्तियार और मकसूद सपाट तासुरात लिए हुए थे। मैं शादी करना चाहता हूँ। वो हाथों को बाहम मिलाए उनकी आंखों में देखते हुए बोला। सड़ी का दरवाज़ा खोल दी। अनीसा का हाथ हैंडल पे ही जामिद हो गया। मैं चाहता हूँ आप नवाब साहब से बात करें, लेकिन अभी नहीं, कुछ माह बाद। और आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दोनों ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। वो लड़की यहाँ आएगी, इसी घर में। मुझे उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। वो बोलते हुए रुका। बख्तियार के सफ़ेद पर्दे चेहरे को देखा। कोई मसला नहीं होगा ना चाचा? नहीं, कोई मसला नहीं होगा। तुम जो चाहो। बख्तियार भारी दिल से बोले। क्या तुम उस लड़की के साथ रह लोगे? वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, और जिनसे मोहब्बत ना हो उनके साथ घर नहीं बनते। आपसे किसने कहा मैं मोहब्बत के बिना घर बना रहा हूँ? उसकी आंखों के पर्दे पे सुनहरी आंखें ले रही। दिल की ज़मीन पे ठंडी फवार पड़ी।
मोहब्बत के बगैर कोई घर नहीं बनता और मैं बनाना भी नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में पिछले कुछ माह से कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। आप उनकी वजह मोहब्बत को समझ लें। वो झूठ नहीं बोलता था, बस बातों को अपनी मर्जी के रंग देता था। बख्तियार शौकीन नसूसों से तकते रहे। उनकी जुबान गूंग हो गई थी, अलबत्ता मकसूद उसके चेहरे पे कुछ खोज रहे थे। क्या तुम मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हो? कैसे गहरी सांस ली। अपने चचाओं के सामने एतराफ़ करता शायद अच्छा ना लगूं, लेकिन हाँ, ये सच है। बख्तियार ने उसकी बात सुनी और उठ खड़े हुए। इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें गैस अनीसा के लिए पसंद था। तुम जो चाहो। धीरे से कहते हुए चले गए। भाई अनीसा ने उन्हें देखा तो उनके बाजू से चिमटी। बख्तियार ठहर गए थे। बाबा, कैस शादी कर रहा है, उससे मोहब्बत हो गई है। बख्तियार ने सर हिला दिया, बोले कुछ नहीं। किससे शादी कर रहा है वो? कब? हम सब शामिल होंगे ना? अपनी मंगेतर से, और बाकी की तफसीलात से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। वो हालियों सेनी के आलम में कहते वहां से चले गए। अनीसा पे पाया वक्त कई सारे जज्बात आनवारिद हुए। उसके भाई की शादी थी। ओ खुदाया, उसके भाई को मोहब्बत हो गई थी। अंडरस्टडी में मकसूद तन से नसूसों से देख रहे थे। यकीनन तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाने के लिए नहीं बुलाया, और यकीनन बात इतनी सादा भी नहीं है। फिर कहो अब्दुल्ला जमान, अब तुम्हारा कौन सा स्याह कारनामा है जिसे मैंने फिक्स करूंगा? कैस मुस्कुराया। यही, आपकी यही जहानत मुझे हर दफ़ा इम्प्रेस करती है। ऑब्वियसली बात इतनी सीधी नहीं है। वो चमकती आंखों से मुस्कुराया। उन दोनों की बात फिलहाल अधूरी छोड़कर वापस किचन में आऊं तो मेहदी के हाथ में पकड़ा कप ढलक रहा था। अधफेंटे बीन्स मग के आखिरी किनारे पे आन खड़े हुए थे। अब फर्श नशीन होने के करीब थे। तुम्हें यकीन है वो अपनी मंगेतर से मोहब्बत करता है या वो उसी से शादी करेगा? अनीसा को वाज़ेह तौर पर बुरा लगा। फिर उससे वही तरकीब आजमाई जो हर दूसरा इंसान आजमाता है, अपने सच में ज़रा सी झूठ की मिलावट। मैंने खुद सुना है, वो कह रहा था उसे अपनी मंगेतर से मोहब्बत है। वो उसे टेक्स्ट करता है, कॉल्स करता है। सुना है वो भी उससे मोहब्बत करती है। बस मुझे यकीन है वो जल्द शादी करेगा। मेहदी को अब के ज़रा सी तकवीत हुई। अनीसा ने सब खुद सुना था, फिर ठीक था, ओके था। उससे कॉफ़ी का कप वापस रखा और बेदिली से अपने लिए चाय का पानी रखने लगा। अनीसा ने पानी की बोतल भरी, फिर मेहदी की पुश्त को देखा। वैसे तुम्हारा क्या इरादा है? कब शादी करोगे? पानी में पत्ती छिड़कता उसका हाथ रुक गया। उसे एकदम बेचैनी सी हुई। अनीसा से उसकी बातों से वो बस यहाँ से चली जाए। जिंदगी में पहली बार मेहदी गंभीर उसके जाने से राजी था। नहीं बताना चाहते? रुककर मसूई हफ्की से पूछा। मशूक को बड़ा भरम होता है कि आशिक कभी उससे नज़र मोड़ नहीं सकता, लहजा बदल नहीं सकता, मगर माशूक को कोई समझाए। दौरे जदीद में इश्क जदीद हो चुका था और इश्क के तकाज़े भी। अब जो दोगे वो ही मिलेगा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगर मशरूक बेकदरी करेगा तो आशिक भी पलट कर नहीं देखेगा। मेरी गंभीर ने ये साबित कर दिखाया था। तुम मुझसे इस तरह बात करोगे मेहदी? अगर तुम मेरे पर्सनल्स में दखल दोगी तो शायद इससे भी बुरे अंदाज में। अनीसा सफ़ेद पड़ती रंगत के साथ उसे देखती रही। क्या मेहदी ने उसे ना कहा था? क्या वाकई? वो चाय का मग लिए कब उसके सामने से गुजर गया, उसे मालूम भी ना हो सका। तारीख में पहली बार माशूक का सोम टूटा था। सोग बनता था, मातम बनता था। कमरे में नीम तारीकी थी। जरा जरा सी रोशनी कहीं से फूले बुसरे खिड़की के ब्लाइंड्स के जरिए उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो टांगे बेड से लटकाए बैठा था। ब्लाइंड्स की रोशनी, लाइंस की सूरत उसके चेहरे पर गिरती थी। वो थका हुआ लगता था। कई रोज़ की शफ़वा भी उसके चेहरे से आया होती थी। अगर गौर से देखो तो उसकी गोद में एक फ़ोटो फ्रेम भी था जिसमें एक मर्द की तस्वीर थी। उसके बाबा, उसके अजीम बाबा। माथरा बाज याद खिरना। वो तस्वीर पे हाथ फेरते आंसू से बोला। वो मुझे छोड़कर चली गई है। उसे नहीं जाना चाहिए था ना। बुरा हूँ लेकिन अच्छा भी तो हूँ। सख्त हूँ लेकिन उसके लिए नरम पड़ तो जाता हूँ। वो मदम सरगोशियाँ करते हुए ठहरी गया। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि एक हफ्ते से इस्लामाबाद बहुत बोरिंग हो गया है। मेरे लिए ना सही, क्या वो इस्लामाबाद की रौनक की खातिर भी वापस नहीं आ सकती? कोई जादू, कोई मुद्दर, कोई वसीला, मुझे कोई कुछ बताए, कोई उसे वापस लाए। उससे गर्दन झुका दी, सर को हाथों में गिरा लिया। दिल बेख्तियार कर रहा था। हिजर अजियत था और उसे ये अजियत ढेर सारी मिल गई थी। 2 दिन कबल का जिक्र है। ऑफिस आज बेतरतीब था। अपने बिखरे ख्यालात मुंतशिर, वो बेचैनी से कभी अपने गले पे बंधी टाई की नोट खोलता,
कभी बांसों के कफ मोड़ लेता, कभी पन्ने मरोड़ तरोड़ कर फर्श की सीनर बनाता जाता। दफातन दरवाजे पे दस्तक हुई। वो चंद पल बाद अतीबा नवाज दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी, साथ कुछ प्रिंट आउट्स भी। उन्हें मेज़ पे ला कर रखा। गैस से हाथ मार कर उन्हें एक तरफ कर दिया। बेसारी हद से सवा होने लगी। वो कब आएगी? पूरा हफ्ता हो गया है हबीब, 7 दिन। उसके पास दिल नहीं है क्या? उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं, चेहरे से अंदरूनी हल्फिशार का अंदाजा होता था। आज वो वैसे ही बेचैन था जैसे कई बार कवातर में बैठी लड़की उसके लिए हुआ करती थी। आज उसे भी इंतज़ार था, वैसा इंतज़ार जैसे किसी दौर में सीनिया हाकिम ने किया था। वक्त ने अब्दुल्ला सामान के मुंह पे जूता दे मारा था और वो उसका हकदार भी था। उसे कॉल करो, उससे कहो कैसम को उसकी ज़रूरत है, या फिर मुझे कोई तरीका बताओ हबीब, मैं उसे कैसे वापस लाऊं। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद एंग्जाइटी होने लगी थी उसे। मेरी बात हुई थी कल, वो ऑफिशियल लीव पे गई है बॉस। कैसम की पॉलिसी है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कॉल करो उसे अभी मेरे सामने। उससे कहो विंटेज शूट के लिए आए। कुछ भी करो, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है। वो बेचैनी से नाखून कुतरते हुए बोला, लेकिन वो शूट 2 माह बाद होना था बॉस। अदीबा को शेड्यूल देखना भी नहीं पड़ा। वो अगले हफ्ते होगा, उसे कॉल करो और बुलाओ। शूट का कॉन्ट्रैक्ट है, उसे आना पड़ेगा। वो कदरे बुलंद आवाज से बोला। अदीबा चंद पल उसे देखती रही, फिर बेबसी से मेज पे तरह रिसीवर उठाकर सीनियर हाकिम का नंबर डायल किया। 1-2 बेल्स के बाद कॉल उठा ली गई थी। हेलो, मैं कैसम से अदीबा नवाज बात कर रही हूँ। मुझे सीनियर हाकिम से बात करनी है। उससे अंग्रेजी में कहा। सीनियर बात कर रही हूँ, कहीं अदीबा। लहजा वही बेलचक। गैस का रुआ रुआ समात बन गया। अंदर का हल्फिशार थम गया। कब वो आवाज़ उसके लिए सुकून बनी, कब वो लाजिम व मुलजिम हुई, उसे क्यों पता न चल सका। आपको विंटेज शूट के लिए आना पड़ेगा अगले हफ्ते। मैं डिटेल्स आपको ईमेल करवा देती हूँ। थीम और बाकी की तैयारी आप देख लीजिएगा। मैं अगले 10 दिन तक नहीं आ सकती। वो बेहद संजीदगी से बोली। कैसे अपनी कुर्सी पर बेचैनी से आगे को हुआ। अगर शूट 10 दिन बाद हो सकता है तो ठीक, वरना जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मैं हर्जाना अदा करने के लिए तैयार हूँ। अतीबा ने गैस को देखा मगर वो उसे नहीं देख पाया। उसके दिल को कुछ हुआ था। एक और शक में लिखा है कि अगर मैं वक्त पे ना आ सकी तो मुझे उस शूट से अलग भी किया जा सकता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, वो चुन लें जो बेहतर लगे। ऑप्शन तो तीसरा भी था कि वो 10 दिन बाद आ जाती, मगर क्या उसके लिए किनारा करना वाकई इतना आसान था? क्या वो भी कैस को छोड़ रही थी? क्या वो उसे छोड़ देगी? उसका दिल बंद होने लगा। आप 10 दिन बाद आ जाइएगा। अदीबा ने बड़े ही सब्र से कहा। उसे कैसे इजाज़त नहीं मांगनी पड़ी। वो जानती थी उसका बॉस क्या चाहता है। दूसरी तरफ बगैर किसी जवाब के फ़ोन रख दिया गया था। कैसे जैसे थक कर शिकस्त हुई के आलम में गर्दन कुर्सी पे गिरा दी। अदीबा के दिल को धक्का सा लगा। क्या वो अब उसके लिए कुछ कर सकती थी? शायद कुछ नहीं। अब जख्म भी सीनिया थी, तबीब भी, मर्ज भी और मरहम भी। मैंने आपको कहा था बॉस, वो ऑब्सेशन की इब्तिदा थी। मैंने आपसे कहा था वापस आ जाए। वो इब्तिदा नहीं थी। कैस गंभीर बंद आंखों से बड़बड़ाया। तुम इब्तिदा से वाकिफ नहीं हो। इब्तिदा सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरा दिल। उसकी आंखों के गिर्द मंजर बदला हुआ था। गंभीर महल की राहदारियों में वो कोई थैला सीने से लगाए खड़ी थी। उसकी आंखें हरासा थीं, आंखों में खौफ। कैस गंभीर ने उसे देखा और उसे लगा जैसे उसके पसर का गुमशुदा टुकड़ा मिल गया हो। उसकी आंखें मकनातीसी कशिश रखती थीं। वो उन सुनहरी आंखों से मुंह नहीं मोड़ पाया था। कैस गंभीर एक अधूरा आर्ट था। जीनिया हाकिम उसे मुकम्मल करती थी। सेवरस प्लीज़। वो जख्मी चेहरे वाली लड़की उससे इल्तिजा कर रही थी। उससे किसी तिलिस्मी लम्हे के ज़ेर असर उसकी ओर कदम बढ़ाए, फिर झुककर उसका हाथ थामा। वो लम्स वो लम्स उसके लिए शनासा नहीं था, मगर उससे लगा वो उससे मानूस है। किसी और जी हाँ में, किसी और वक्त के चक्कर में वो उसके लिए राहदारियों में भाग रहा था, यूं जैसे वो कोई सुल्तान हो और अपनी मलका को किसी आफत से बचा लेना चाहता हो, और वो उसे बचा चुका था। उससे इल्हाम हुआ अगर वो किसी सल्तनत का मालिक होता तो सारी सल्तनत छोड़ वो उस लड़की की हिफाजत करता। अगले मंजर में वो धीमी नीली रोशनियों में थी। उसका चेहरा जख्मी था। वो मुसलसल बोल रही थी, बिल्कुल गैस की तरह। वो तू बतू उसकी आंखों में देखकर जवाब दे रही थी, बिल्कुल गैस की तरह। वो हाजिर जवाब थी
बदतमीज, कॉन्फिडेंट और उत्कर्ष, बिल्कुल गैस की तरह। उसकी आंखों में अपना अक्स देख सकता था, कोरा, शफाफ, वाज़ेह। और फिर एक लम्हा आया, गैस की नज़र उसकी नाक के ज़ेवर पे पड़ी। वो नहीं जानता था क्यों, मगर उसके दिल में जैसे किसी ने नेज़े की अन्नी मार दी हो। उसे तकलीफ़ हुई मगर ज़ाहिर न होने दी। उस दिन से उसने उन सुनहरी आँखों से दूरी इख्तियार करने का सोच लिया, मगर लाशौरी तौर पे वो हर दफ़ा उसके सामने आने लगी और वो अगली बार यूं ही किसी इत्तेफाकी मुलाकात का मुंतज़िर रहने लगा। वो उसे शनासा लगती थी, जाने क्यों। उसका लहजा ऐसा था जैसे पहले कहीं सुन रखा हो। कहाँ? उसकी आंखें उसे बाकी मंजर भुलाने लगी थीं। उसकी रूह उसे पहचानती थी। वो मुकद्दम थी, मुकद्दस भी, और दूर कहीं शायद मलकियत भी। वो आंखें उसे दुनिया से गाफिल करती थीं, मगर क्यों? ये वो सवाल थे जिनके जवाब जानना असद ज़रूरी हो गया था। पहले वो तजस्सुस बनी, फिर ज़रूरत, फिर कंफर्ट, फिर मोहब्बत, फिर अजीज़ और फिर जुनून। जब वो जुनून बन गई, तब गैस गंभीर ने दिल के आगे घुटने टेक दिए, गर्दन झुका दी। मुकत्तिल इश्क को एक और जुर्म मिल गया था और उसकी सज़ा शुरू हो चुकी थी। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती, वो गैस को देखते हुए ताज्जुब से कह रही थी। काश मैं अपने लिए कुछ कर सकता। बड़बड़ाहट धीमी थी, बेबसी, शिकस्त होइदा थी। उससे आंखें खोली, मंजर छूट गया, मगर सीने की जलन कम ना हुई। लाइनों की सूरत पड़ती रोशनी अपना फर्ज अदा करती रही और आंखों के आगे कोई और फिल्म चलने लगी।